नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी है एक मासूम बेटी वैशाली की, जिसके सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया। छोटी उम्र में ही उसने बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर अपनी कैंसर पीड़ित मां का इलाज कराया। हालात ऐसे बने कि मां की जिंदगी बचाने के लिए उसे एग्रीमेंट शादी तक करनी पड़ी, मगर अफसोस तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी मां उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और अब वही समझौता जो उसकी मां की आखिरी उम्मीद था, वैशाली की जिंदगी को मौत की दहलीज तक ले आया। तो चलिए बिना देरी किए आज की यह दर्द भरी कहानी शुरू करते हैं। वैशाली के जन्म के कुछ दिन के बाद ही उसके नन्हे से सिर से पिता का साया उठ गया और उसकी मां इस बेरहम दुनिया में अकेली रह गई। मां ने अपनी छोटी बच्ची को पाला पोसा, बड़े घरों में काम किया, दूसरों के उतरे कपड़े पहनाए और गरीबी के बावजूद उसे पढ़ाया लिखाया। वैशाली ने किसी तरह 10वीं पास कर ली। अब आगे की पढ़ाई उसकी मां के बस की नहीं थी, तो मां ने आगे पढ़ाने से वैशाली को मना कर दिया। वैशाली ने कहा, मां, मेरे 10वीं में अच्छे नंबर आए हैं, मुझे आगे पढ़ने दो। वैशाली की मां ने कहा, बेटी, अब मुझसे ज्यादा काम तो होता नहीं है और तेरी फीस, किताबें, इन सब का खर्चा मैं कहां से उठाऊंगी। वैशाली ने कहा, मां, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगी। तो इस तरह से वैशाली की मां वैशाली को पढ़ाने के लिए राजी हो गई। अगले दिन से वैशाली भी काम पर जाने लगी। दिन में वह मां के साथ काम करने जाती और रात को पढ़ती थी। कुछ और घर उन्होंने पकड़ लिए। अब वे दोनों मां बेटी अलग अलग काम पर जाने लगी। कुछ दिन में ही वैशाली को एहसास होने लगा कि चाहे बाप की उम्र का मर्द हो या कम उम्र का युवक, सभी की निगाहें उससे चिपकी रहती थीं। वह काम करने में अपने आप को असहज महसूस करती थी, क्योंकि वैशाली बहुत खूबसूरत थी और वह महसूस करती थी कि जो मालिक हैं उनकी आंखें जैसे उसे तराश रही हैं। एक दिन उसने वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या? तब वैशाली बोली, मां, किसी ने कुछ नहीं कहा, किंतु मैं यह काम अब नहीं करूंगी। मां ने कहा, वैशाली, मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि तू यह काम करे, लेकिन बेटी, तूने ही जिद की थी। वैशाली बोली, हां मां, लेकिन मैं पैसे कमाने का कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। मां ने कहा, वैशाली, जैसा तुझे सही लगे वैसा तू कर। अब वैशाली मोहल्ले के घरों में जाकर ट्यूशन की बात करने लगी और उसे 2 ट्यूशन क्लास मिल भी गई। अब वैशाली घर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीमे धीमे वह जो बहुत अच्छा पढ़ाने की वजह से उसके स्टूडेंट बढ़ने लगे, किंतु यहां भी वही सेम समस्या थी उसके लिए, जिससे उसे 2 से 4 होना पड़ रहा था। परंतु अब उसका पढ़ाना सबको अच्छा लग रहा था, तो उसने बच्चों को अपने घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। आमदनी अच्छी होने लगी थी, पर वैशाली की मेहनत दुगनी हो गई थी। मां को कभी कभी वैशाली पर बहुत दया आती। कहती, वैशाली, तेरा बाप जिंदा होता तो तू भी और बच्चों के जैसे पढ़ रही होती। इतनी ज्यादा मेहनत बेटी तुझे नहीं करनी पड़ती। तब वैशाली अपनी मां के गले में हाथ डालकर कहती थी, मां, तूने भी मेरे लिए कुछ कम नहीं किया है। तू ही मेरी मां है और तू ही मेरे लिए मेरा पिता है। मुझे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे ही मां बेटी के दिन गुजर रहे थे। वैशाली के एग्जाम आने वाले थे। 11वीं कक्षा में उसको बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर लाने थे। उसने अपनी मां से कहा, मां, अब तुम भी काम छोड़ दो। ट्यूशन से इतने पैसे आ जाते हैं कि हमारा गुजारा चल जाता है। मां ने भी सोचा, वैशाली को ट्यूशन और पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि वैशाली की मां तो बाहर काम करती थी। अब वह सोचने लगी, अब मैं बाहर काम नहीं करूंगी तो वैशाली की थोड़ी मदद हो जाएगी। अब वैशाली अपनी परीक्षा की तैयारी में काफी वक्त देने लगी थी और उसने सभी पेपर बहुत अच्छे से किए। अब उसे अपने रिजल्ट का इंतजार था कि जब उसका रिजल्ट आएगा तो वह आगे की सोचेगी, क्योंकि कुछ दिन बाद वैशाली का 11वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला था। और आज वह सुबह आ ही गई जिस दिन रिजल्ट आने वाला था। आज सुबह से ही वैशाली बेचैन घूम रही थी और उसकी मां उसे बार बार समझा रही थी, बेटा, रिजल्ट आएगा तो तुझे पता ही चल जाएगा। यूं चिंता करके अंदर बाहर घूमने से क्या होगा। वैशाली ने कहा, मां, तुम्हें मालूम नहीं है,
इस रिजल्ट पर मेरा आगे का भविष्य जुड़ा हुआ है। दोपहर 12 बजे के करीब वह रिजल्ट लेने स्कूल पहुंच गई। रिजल्ट कभी 2 बजे के करीब बताया गया। सभी का रिजल्ट मैडम बता रही थी, किंतु वैशाली का नाम आ ही नहीं रहा था। अब वैशाली को घबराहट होने लगी थी। वह याद कर रही थी कि पर्चे तो सभी अच्छे से हुए थे। तभी उसका नाम बुलाया गया और मैडम ने आगे बढ़कर वैशाली को गले लगा लिया और बधाइयां देते हुए कहने लगी कि वह अपने सेंटर पर अव्वल आई है। चारों ओर से वैशाली को बधाइयां मिलने लगी। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। इतनी मेहनत बच्चों को पढ़ाकर खुद भी बिना ट्यूशन पढ़कर अव्वल आना कोई छोटी बात नहीं थी। वैशाली जल्दी से जल्दी खुशी खुशी अपनी खुशी जो अपनी मां को बता देना चाहती थी कि वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। तभी प्रिंसिपल आई और वैशाली को बधाई दी और कहा, वैशाली तुम एक होनहार बच्ची हो, 12वीं के लिए और ज्यादा मेहनत करना। वैशाली घर पहुंची तो मां उसका इंतजार कर रही थी। वैशाली ने खुश होते हुए कहा, मां मेरे सेंटर पर सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही आए हैं। तब वैशाली की मां ने कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी बेटी, मेरी बच्ची अच्छे नंबरों से ही पास होगी। अपनी बेटी की बलाएं लेते हुए उसकी मां कहने लगी, किसी की नजर ना लगे तुझे। और उसकी आंखों में नमी आ गई। कहने लगी, आज तेरे पिता जीवित होते तो उन्हें कितना गर्व होता तुझ पर बिटिया। वैशाली ने कहा, अरे मां वो जहां भी होंगे वो जरूर खुश हो रहे होंगे। तब वैशाली की मां ने कहा, चल बिटिया कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। मैंने तेरे पसंद की दाल भात और आलू की भुजिया बनाई है। वैशाली बोली, अरे वाह मां, फिर तो मजा आ गया। जल्दी से परोस दे मां खाना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर दोनों मां बेटी ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद ट्यूशन का टाइम हो गया और बच्चे आ गए। बच्चे भी अपनी मैम को बधाई दे रहे थे। वैशाली के अच्छे नंबरों से पास होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। इसका फायदा यह हुआ कि वैशाली के पास और भी बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे। कुछ बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों के पेपर की तैयारी करवाने के लिए वैशाली से रिक्वेस्ट करने लगे, जिन्हें वैशाली ने स्वीकार कर लिया था। अब वैशाली के कंधे पर ज्यादा बोझ आ गया था। खुद की भी पढ़ाई उसे करनी थी और बच्चों की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। पैसा तो ट्यूशन में अच्छा खासा उसे मिल रहा था। मां का भी घर का कोई काम वैशाली नहीं करती थी, क्योंकि अब वैशाली से उसकी मां कोई काम नहीं करवाती थी। उसकी मां खुद ही सारा काम करती थी। यहां तक कि अपनी खराब तबीयत का जिक्र भी अब उसकी मां वैशाली के सामने नहीं करती थी। मां बेटी दोनों ही इस समय बहुत संघर्ष कर रही थी। मां चाहती थी कि बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए तो उसके बाद फिर मौज ही मौज हो जाएगी। पर तकदीर हमारे बस में कहां होती है। साल कब गुजर गया और 12वीं के पेपर भी नजदीक आ गए। अब तो वैशाली को खाने का होश था, ना ही किसी और चीज का। बस इस समय वह अपने पेपरों की तैयारी में जुटी हुई थी और मां की तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। मां पहले से थकी थकी लग रही थी। उसके सर पर 12वीं में पहले से भी अच्छे नंबर लाने का जुनून सवार था। पेपर हुए। वैशाली को सभी पर्चे आसान लगे और बहुत अच्छी तरह से उसके सारे पेपर हो गए थे। उसके बाद ही वैशाली का ध्यान एक दिन मां की तरफ गया। उसने पूछा, मां तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मां ने कहा, नहीं बिटिया, मुझे क्या हुआ है, मैं तो भली चंगी हूं। तो वैशाली को लगा शायद यह उसका वहम है, लेकिन अब भी वैशाली को अपनी मां कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसने फिर मां से पूछा, मां तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। मेरे पेपर की वजह से मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। तब वैशाली की मां ने कहा, नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी तबीयत खराब की बात वैशाली की मां उससे छिपा गई। लेकिन एक दिन वैशाली की मां के पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगा। तब वैशाली ने कहा, मां यह कब से हो रहा है? तुम मुझसे छिपाती आ रही थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तब उसकी मां ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, हल्का हल्का दर्द रहता है, आज ही तेज हुआ है। वैशाली बोली, मां तू चिंता मत कर, मैं कुछ दवाइयां दिला दूंगी तो ठीक हो जाएगी। वैशाली पड़ोस के डॉक्टर से दवाई दिलवा लाई और कुछ दिन सही में बीत गए। वैशाली भी अब 12वीं के बाद क्या करना है इसके प्लान बनाने और देखने में जुट गई। अभी रिजल्ट नहीं आया था
किंतु बहुत सी जगह रिजल्ट आने से पहले ही वैशाली ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे। उसी तैयारी में वैशाली व्यस्त हो गई थी। बच्चों के ट्यूशन तो चल ही रहे थे, लेकिन अब वैशाली की मां के पेट में रह रहकर जल्दी जल्दी दर्द उठने लगा था। कई महीने नियम हकीम की दवाई में निकल गए, इसलिए बीमारी बढ़ती जा रही थी और असहनीय होती जा रही थी। वैशाली ने जब मां के दर्द से जो अपनी मां को तड़पते हुए देखा तो उसने अपने सब काम छोड़कर पहले मां को अच्छी तरह इलाज कराने की ठानी। मां के बिना इस भरी दुनिया में उसका था ही कौन। अब जो वैशाली को चिंता होने लगी अपनी मां की सेहत की। इस बार वैशाली ने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सोच ली थी। मां के लाख मना करने पर भी वैशाली अपनी मां को एक अच्छे से फिजिशियन के पास लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, दर्द के लक्षण देखकर मुझे लग रहा है आप अपनी माता जी का अल्ट्रासाउंड करवा लें, तभी सही जानकारी मिल पाएगी कि दर्द किस वजह से हो रहा है। अल्ट्रासाउंड का खर्चा यही कोई 3000 रुपए आएगा, बाकी मेरी फीस 1000 रुपए होगी। वैशाली ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह आती हूं मां को अपने साथ लेकर। मां की तो जान पैसे सुनकर ही जैसे निकल गई थी। वह बोली, वैशाली, ये बड़े डॉक्टर तो लूटने को ही बैठे हैं, हम कहीं और दिखा लेंगे। वैशाली ने कहा, मां, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, अब हम वही करेंगे जो डॉक्टर साहब कहेंगे। समझदार वैशाली मामले की गहराई समझ गई थी और उसने तय कर लिया था कि मां जितना मर्जी मना कर ले, मां को डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड के लिए लाना ही होगा। पूरी रात मां बेटी की इसी चिंता में गुजरी। वैशाली को यह चिंता थी कि मां के ना जाने कौन सी गंभीर बीमारी निकले। डॉक्टर चिंतित लग रहा था। वह सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, सब ठीक हो जाए। उसकी मां को अपनी बीमारी की नहीं बल्कि रात भर पैसों की चिंता सता रही थी। वैशाली की मेहनत की कमाई डॉक्टर के यहां बेकार में खर्च हो जाएगी। उसकी मां इसी चिंता में घुली जा रही थी। सुबह हुई तो दोनों मां बेटी की आंखें सूजी हुई थी। वैशाली ने कहा, मां, आप भी नहीं सोए रात भर? तो वह कहने लगी, हां बिटिया, मुझे पैसों के खर्चे की चिंता हो रही थी। तू कितनी मेहनत से महीने भर में कमाती है और वह डॉक्टर एक पल में ही सारे पैसे ले लेगा। वैशाली बोली, मां, पैसों के बारे में मत सोचो, यह तो पता चल जाएगा आखिर दर्द होता क्यों है, फिर उसका सही इलाज हो सकेगा। मां। दोनों मां बेटी नहा धोकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की तैयारी शुरू कर दी थी। वैशाली घबराई हुई मां को दिलासा दे रही थी कि मां, कुछ ही देर की बात है, और डॉक्टर उसकी मां को अंदर ले गई। वैशाली रिसेप्शन पर बैठकर इंतजार करने लगी। घबरा तो वैशाली भी रही थी कि ना जाने कौन सी बीमारी निकल आए मेरी मां को। वैशाली अभी अपनी सोच में बैठी हुई थी कि तभी नर्स ने आकर कहा, मैडम, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। वैशाली हड़बड़ाती हुई नर्स के साथ अंदर चली गई। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर ने वैशाली को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वैशाली का दिल अंदर से धड़क रहा था, धक धक हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, मिस वैशाली, आपकी मां का अल्ट्रासाउंड हो गया है। हड़बड़ाई हुई सी वैशाली बोली, डॉक्टर साहब, आपको मां के पेट में दर्द की वजह तो मालूम हो गई होगी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, घबराना मत, मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। वैशाली डर के मारे बोली, डॉक्टर साहब, कोई गंभीर बात तो नहीं है। डॉक्टर साहब बोले, देखो बेटी, तुम्हारी मां के पेट में दर्द ट्यूमर की वजह से हो रहा था। इसको ऑन ऑपरेशन से रिमूव करने का फैसला हम बाद में करेंगे। पहले हमें इसका एक पीस लेकर उसे जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजना होगा। जांच से ही पता चलेगा बिटिया कि किस तरीके का ट्यूमर है। वैशाली बोली, आप जैसा ठीक समझे डॉक्टर साहब। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, अपनी मां को जांच के लिए ले आना, तब तक इनको आप समय से दवाई देती रहना। वैशाली चलने को हुई तो उसे याद आया, इन सब पर खर्चा कितना आएगा। तब डॉक्टर ने कहा, अभी तो 3000 लगेंगे। वैशाली ने बुझे मन से कहा, जी अच्छा। मां बाहर बैठी हुई वैशाली का इंतजार कर रही थी और कहने लगी, वैशाली, मैं बोली थी ना, मैंने कहा था ना, मुझे कोई बीमारी नहीं है, अब हम यहां नहीं आएंगे। विचारों में खोई हुई वैशाली कुछ नहीं बोली। वैशाली को यूं देखकर मां ने कहा, बिटिया, डॉक्टर ने कुछ बोला है क्या?
वैशाली अनमनी सी बोली, नहीं मां, कुछ नहीं कहा। घर पहुंची तो ट्यूशन के बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें पढ़ाने का आज वैशाली का बिल्कुल मन नहीं था। अपनी मां को चाय देकर खुद एक प्याला हाथ में लिए बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर भी अपनी परिस्थितियां देखकर उन्हें पढ़ाने लगी। मन ही मन 3000 का जो उसके मन में विचार चल रहा था। अब बस बैंक में लगभग इतने ही पैसे बचे थे, उसके आगे क्या होगा। वैशाली ने 2 दिन मां को डॉक्टर के ले जाने के लिए मना लिया। यह ऑपरेशन लगभग 2 घंटे चला। मां पर एनेस्थीसिया का असर था, वह बेहोश ही थी। इतने में वैशाली डॉक्टर के पास आगे के ट्यूमर का ऑपरेशन का खर्चा पूछने लगी। जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर तो वैशाली के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर साहब ने बताया, वैशाली, हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख की जरूरत होगी, क्योंकि यह प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में भी करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मां के होश आने पर वैशाली ने सहारा देकर अपनी मां को 3 व्हीलर तक ले आई और घर पहुंचकर मां को बेड पर लिटा दिया। अभी जांच की रिपोर्ट आने में करीब 15 दिन लगेंगे, तब तक उसे पैसों का इंतजाम करना होगा। पर वैशाली सोच रही थी वो कैसे पैसों का इंतजाम करेगी। यही प्रश्न उसको बार बार परेशान कर रहा था। वैशाली ने मां को चाय देकर खुद एक प्याला हाथ में लिए। वो जो बच्चों को पढ़ाने लगी और कितना भी कोशिश करेगी, उसके दिमाग में यही चल रहा था। तो भी 30-40 हजार से ज्यादा वो नहीं कर पाएगी, कहां से लाएगी। ट्यूशन के बच्चों के पेरेंट्स से एडवांस भी इससे क्या ज्यादा मिलेगा। इसी उधेड़-बुन में 1 हफ्ता बीत गया। वैशाली की परीक्षाओं की जो तैयारी थी वो एकदम छूट गई। मां का कलेजा वैशाली को परेशान देखकर मुंह को आता था, पर उस पर वह जताती नहीं थी। ऐसा फील करती थी उसकी मां जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। दोनों मां बेटी अपने आप को जो चुप रखती थी। मासूम वैशाली की कड़ी परीक्षा भगवान इस वक्त ले रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता और बीत गया। एक दिन डॉक्टर का फोन वैशाली के फोन पर आया। फौरन उसे डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर बुलाया था। वैशाली परेशान, हड़बड़ाती सी, जो अपनी मां की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। वैशाली जब डॉक्टर के केबिन में पहुंची तो वह हाँफ रही थी। डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया और वह बॉय से पानी लाने को बोला। वैशाली डॉक्टर साहब से पूछने लगी, डॉक्टर साहब, इमरजेंसी बुलाने के लिए क्या कारण है? रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है? डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब ने कहा, बेटी, पहले पानी पी लो, फिर आगे बात करते हैं। आराम से पानी पियो और आराम से बैठो। वैशाली ने पानी का गिलास उठाकर एक सांस में ही पी लिया और डॉक्टर साहब को प्रसन्न भरी नजरों से देखने लगी। डॉक्टर साहब ने कहना चालू किया, बेटी, वो ऊपर वाला मुसीबत देता है तो सहने की ताकत भी देता है। तुम्हारी मां की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, इसका मतलब यह नहीं कि इलाज नहीं हो सकता। बेटी, धैर्य रखना होगा, इलाज कराना होगा। तुम्हारी मां के पेट में कैंसर का ट्यूमर है जो कि 2nd स्टेज पर पहुंच गया है। वैशाली के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले, बस उसकी आंखें भर आईं। डॉक्टर साहब ने उसे धीरज देते हुए कहा, बेटी, घबराने से काम नहीं चलेगा, खुद को मजबूत करना होगा, तभी तो मां को संभाल पाओगी। वह डॉक्टर साहब के प्रेम के 2 बोल सुनकर वैशाली की रुलाई फूट पड़ी। डॉक्टर साहब ने कहा, हिम्मत मत हारो वैशाली बिटिया, मेरे से जो भी हेल्प बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा तुम्हारी हेल्प। मैंने सरकारी हॉस्पिटल के कैंसर विभाग के डॉक्टर से बात कर ली है। तुम भी अपनी मां को वहां पर दाखिल कर दो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। वैशाली ने सिर हिलाकर सभी की पुष्टि कर दी, लेकिन उसकी जुबान से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पहले ही वैशाली ऑपरेशन के खर्चे से परेशान थी और अब ये कैंसर भी, जिसके नाम से अच्छे अच्छों की आत्मा कांप जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा, बिटिया, अभी जांचें चलेंगी, हॉस्पिटल में तब तक पैसों का इंतजाम तुम कर लेना। वैशाली ने बहुत ही धीरे से कहा, जी डॉक्टर साहब, और वह वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दी। वैशाली को लग रहा था जैसे उसके पैर बहुत भारी हो गए हैं, उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने हाथ के इशारे से 3 व्हीलर को रुकवाया और उसमें बैठ गई। घर पहुंची तो वैशाली की मां उसका इंतजार कर रही थी। वैशाली की मां ने पूछा, वैशाली बिटिया, डॉक्टर ने क्या बताया है? तो वैशाली ने कहा, मां,
कल हॉस्पिटल जाना है, सुबह तैयार रहना। वैशाली की मां जोर से बोलते हुए बोली, अरे वैशाली, मैं पूछ रही हूं जांच की रिपोर्ट में क्या आया है। वैशाली बोली कि मां को क्या बताती कैंसर वाली बात, और वह उस बात को मां से छिपा गई, क्योंकि अगर वो मां को बताती तो मां परेशान हो जाती, क्योंकि वैशाली का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। मां की बीमारी से किसी तरह ट्यूशन पढ़ा रही थी, क्योंकि वही एक आमदनी का जरिया था। अब वैशाली गहरी सोच में थी। मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। रात भर वैशाली करवट बदलती रही। सुबह होते ही तैयार हो गई मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फोन करके बच्चों के पेरेंट्स को बता दिया कि आज वह बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी। मां ने सुबह जल्दी उठकर अपनी भजन पूजा कर ली थी और नाश्ता भी बना दिया था। दोनों मां बेटी खा पीकर घर से हॉस्पिटल के लिए निकली। वैशाली ने अपनी मां को 2 जोड़ी कपड़े रखने को भी बोल दिया था। हॉस्पिटल के अंदर 3 व्हीलर पहुंचते ही वैशाली को अंदर से डर सा उठा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। मां को लेकर वह कैंसर विभाग में चली गई, जहां उसकी रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने पहले ही कंप्यूटर पर भेज दी थी। डॉक्टर ने वह रिपोर्ट ध्यान से देखी और उसकी मां को भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने वैशाली से कहा, आप बाहर बैठो, इनका ट्रीटमेंट जल्दी ही चालू हो जाएगा। वैशाली बाहर जाकर रिसेप्शन पर बैठ गई। सोच रही थी, भगवान, तूने पिता को तो पहले ही छीन लिया, क्या मुझे कम मुसीबतें दी थीं जो अब यह भी हुई। हे ईश्वर, मेरी मां को कुछ मत होने देना। इतना सोचते सोचते वैशाली की आंखों में आंसू बहने लगे। वैसे तो ऐसे किस्से होते रहते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन दूर खड़ा एक युवक वैशाली को नोटिस कर रहा था। वैशाली को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसे रोते हुए कोई देख रहा है। थोड़ी देर में वो युवक एक्सक्यूज मी कहकर बोला, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। वैशाली ने सिर हिला दिया और थोड़ा कोने में सरक कर उसे जगह दे दी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह युवक बोला, आप रो रही हो, कोई परेशानी है क्या। वैशाली ने उसे घूर कर देखा तो वह सकपका गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर बोला, मैं भी कितना स्टूपिड हूं। वह बोला, यह जगह ही ऐसी है जहां हर कोई परेशान ही नजर आता है। अब भी वैशाली ने कोई रिएक्शन नहीं किया तो उसकी हिम्मत बढ़ी और बोला, अब मुझे देखो, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। वैशाली ने उसकी तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि ऐसी क्या मुसीबत है तुमको, लेकिन वो बोली, कुछ भी नहीं। वो युवक समझ गया और उसने अपनी बात चालू रखी। वह कहने लगा, हॉस्पिटल में मेरी 70 साल की दादी को एडमिट किया है, जिन्हें कल मेजर हार्ट अटैक पड़ गया था। वैशाली के मुंह से निकला, अब वो कैसी हैं? तो वह कहने लगा, हां, अभी उनकी हालत स्टेबल है। समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि मुझे जरूरी काम से अमेरिका जाना था, लेकिन यहां मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वैशाली ने कहा, दादी से भी जरूरी काम है क्या आपको? वह कहने लगा, जरूरी तो है, पर दादी से जरूरी तो कुछ भी नहीं। फिर वह वैशाली से कहने लगा, आपका यहां कौन एडमिट है? अचानक वैशाली को बात करते देखकर उसने पूछ लिया था। वैशाली अब तक उससे सहज हो गई थी, सो बोली, यहां पर मेरी मां है जो कैंसर की 2nd स्टेज पर है। उसने अफसोस जताते हुए कहा, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, हौसला रखना होगा। वैशाली ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कुछ देर बाद वह उठकर चला गया और वैशाली ने देखा, थोड़ी देर बाद वह चाय के 2 कप लेकर चला आ रहा था। एक वैशाली की ओर उसने बढ़ा दिया, जिसकी उसे इस वक्त बहुत जरूरत थी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए बोली, नो थैंक्स। लड़का बोला, कोई नहीं, पी लो, फिर किसी दिन तुम पिला देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उदासी में भी वैशाली के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, थैंक्स। बोलकर उसने चाय ले ली। तभी उसे नर्स ढूंढती हुई आई और बुलाकर ले गई। वैशाली ने चाय खत्म की और इंतजार करने लगी कि डॉक्टर उसे बुलाकर कुछ बताएं। कुछ देर बाद बॉय ने आकर कहा कि मैडम, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। वैशाली लपकती हुई सी अंदर पहुंची तो डॉक्टर ने बैठने का इशारा किया। सारी बीमारी की स्थिति की गंभीरता से उन्होंने वैशाली को बता दिया और कहा, बिटिया, आपकी मां को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है, आप घर जा सकती हैं। अब से यह हमारी जिम्मेदारी है, इलाज लंबा चलेगा, बाद में ऑपरेशन होगा,
जिसके खर्चे के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लगभग चौथाई लगेगा। मेन चीजों के लिए वैशाली ने कहा, लगभग कितना? तो डॉक्टर साहब ने कहा, लगभग 1 लाख। वैशाली ने कहा, डॉक्टर साहब क्या मैं एक बार अपनी मां से मिलूं? तो डॉक्टर ने कहा, श्योर, आप जाकर मिल सकती हैं। वैशाली वार्ड में मां से मिलने पहुंची तो मां उसका ही इंतजार कर रही थी। बिलखती हुई बोली, वैशाली मैं यहां नहीं रहूंगी तेरे बिना। वैशाली अपने आंसुओं को रोककर मां के गले लगकर बोली, मां कुछ दिन की ही तो बात है, ऑपरेशन के बाद तो तुम घर ही चली आओगी और मैं तो दोनों टाइम तुमसे मिलने आऊंगी। बीच में ट्यूशन के बच्चे पढ़ा लिया करूंगी, दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। और वैशाली बाहर निकलकर जो आंसू मां के सामने रोके थे वो बरबस ही निकल पड़े और भारी कदमों से वैशाली अब अपने घर की ओर चल पड़ी। घर आकर अब वैशाली का मन नहीं लग रहा था, बार बार मां पर उसका ध्यान जा रहा था। सोच रही थी हॉस्पिटल में उसकी देखरेख तो अच्छी ही होगी, दोपहर का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी पड़ोस की भाभी, जिनका बेटा वैशाली के पास पढ़ता था, आ गईं और उसकी मां का हाल चाल पूछने लगी। अपने साथ टिफिन से वैशाली को खाना खिलाकर गईं। वैशाली के मना करने के बावजूद भी बोली, वैशाली खाना नहीं खाएगी तो मां की देखभाल कैसे करेगी? जाते जाते बोली, वैशाली जरा भी कोई परेशानी हो तो संकोच मत करना, बता देना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। थोड़ी देर में बच्चे आ गए और वैशाली उन्हें पढ़ाने में व्यस्त हो गई। पढ़ाते पढ़ाते काफी समय हो गया। हॉस्पिटल में मिलने का टाइम खत्म हो चुका था। वैशाली मां से मिलना चाहती थी, पर अब कोई फायदा नहीं, अब तो कल ही जाकर मिल सकेगी। रात भी इसी सोच में निकल गई, इतना पैसा कैसे, कहां से इकट्ठा करूंगी? सुबह वैशाली को मां से मिलने की इतनी जल्दी थी कि सुबह जल्दी ही नाश्ता बनाकर मां के लिए रख लिया और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ चल दी और रिक्शा रोककर बैठ गई। हॉस्पिटल जाकर उतरी तो अंदर रिसेप्शन पर रोक दिया। गार्ड ने कहा, मैडम अभी वक्त नहीं हुआ मिलने का, आप यहीं बैठिए। घड़ी देखी तो अभी 8 ही बजे थे, तो कहने लगी, ओह मैं तो टाइम देखना भूल गई। वैशाली अपने आप ही बड़बड़ाई और उस दिन वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। सोचने लगी, अब यह 1 घंटा कैसे कटेगा? अभी आए उसे 15 मिनट ही हुए होंगे कि कल वाला लड़का आता हुआ दिखाई दिया। आते हुए वह वैशाली से बोला, मेरा नाम विशाल है और मैं यूएसए में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता हूं। आज वैशाली को बात करना अच्छा लग रहा था उससे, और टाइम भी उसके साथ कट जाएगा। सो बोली, मेरा नाम वैशाली है, अभी मैं 12वीं की स्टूडेंट हूं, उसके ही एग्जाम दिए हैं। सीट पर बैठते हुए विशाल ने पूछा, और आपके घर में कौन कौन है? वैशाली ने कहा, मैं और मेरी मां। पिताजी मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। विशाल बोला, ओह ये तो बड़ी ट्रेजेडी हुई। वैशाली से बोला, अब आप बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो, अकेली होकर कठिनाइयों का सामना कर रही हो। वैशाली ने कहा, जी जब मुसीबत आती है तो करनी पड़ती है हिम्मत। और कहने लगी, आपके परिवार में कौन कौन है? तो विशाल ने जवाब दिया, बस आपसे मिलती जुलती है मेरी भी कहानी। जब मैं 9वीं क्लास में था तभी एक एक्सीडेंट में मेरे मां बाप चल बसे। मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और अब मैं विदेश में अच्छी पोस्ट पर हूं। वैशाली ने कहा, और दादा दादी यहां अकेले रहते हैं? तब विशाल ने बताया कि अभी 1 महीना पहले ही दादाजी का स्वर्गवास हुआ है, उसी सिलसिले में इंडिया आया था। वैशाली ने कहा, अब तो दादी अकेली रह गई। तो वह कहने लगा, विशाल दादी को ले जाना चाहता था अपने साथ, पर वो तैयार नहीं है और रट लगाकर बैठी हैं कि तू शादी कर ले। कम से कम तेरी दुल्हन का मुंह तो मैं देख लूं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने एक आया को हायर करके दादी की देखभाल के लिए छोड़ा और अमेरिका निकलने ही वाला था कि रात को दादी को हार्ट अटैक पड़ गया। वैशाली बोली, वह तुम्हारे जाने से खुद को अकेला महसूस कर रही है, इसलिए उनको हार्ट अटैक आया है। बातें करते करते मिलने का समय हो गया और दोनों अपने अपने पेशेंट से मिलने चले गए। मां ने वैशाली को देखा तो गले से लगा लिया। वैशाली ने पूछा, मां कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मां ने कहा, नहीं बिटिया, यहां सब अच्छा है। नर्स समय पर दवाई खाना पीना देती है, अच्छा ख्याल रखती है हर पेशेंट का।
डॉक्टर भी समय पर आते रहते हैं राउंड पर। वैशाली को मां की बातों से तसल्ली हुई। उसने अपना लाया हुआ नाश्ता निकाला तो नर्स ने मना कर दिया। कहने लगी, हर पेशेंट को उसकी बीमारी के अनुसार ही खाना दिया जाता है, घर का खाना यहां अलाउड नहीं है। तो वैशाली ने खाना वापस रख लिया। दोनों मां बेटी काफी देर तक बातें करती रहीं। मां बताती रहीं, इस पेशेंट जिसका नाम टीना है वो बगल वाली बेड की है, उससे कल काफी बातचीत हुई, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो सामने वाली तो बड़ी लग है। वैशाली हंस दी और कहने लगी, मां यहां भी मोहल्ले वाली बात शुरू कर दी। मां ने कहा, बिटिया क्या करूं, बातें करते करते समय कट जाता है, नहीं तो तेरी और घर की चिंता लगी रहती है। वैशाली ने कहा, मां मेरी चिंता मत करना, कल वो पड़ोस वाली भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई थी, बोलकर गई है अकेला मत समझियो खुद को, हम हैं तुम्हारे साथ, आधी रात को भी जरूरत हो तो बताना, हम आ जाएंगे। वैशाली की मां बोली, हां वैशाली वो बड़ी भली औरत है। तभी गार्ड आ गया और कहने लगा, मिलने का वक्त खत्म हो गया, आप यहां से जाइए। वैशाली उठ खड़ी हुई और बोली, मां कल मैं इसी वक्त फिर आऊंगी। बाहर देखा तो उसने विशाल को देखा, उसका इंतजार कर रहा था। वैशाली को देखते ही विशाल ने पूछा, वैशाली अब मां कैसी है? तो वैशाली ने कहा, आज मां रिलैक्स है। और वैशाली ने फिर पूछा, और आपकी दादी कैसी हैं? तो विशाल ने कहा, दादी अभी डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है, पहले से काफी ठीक हैं। विशाल ने कहा, चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, तो मुझे भूख भी लगी है, सुबह बिना कुछ खाए निकल आया था। वैशाली ने कहा, 2 बजे मुझे एनी हाउ घर पहुंचना जरूरी है। विशाल बोला, ऐसा क्या काम है 2 बजे घर पहुंचना जो जरूरी है? वैशाली ने कहा, ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास और उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो विशाल कहने लगा, अच्छा कितनी अर्निंग कर लेती हो ट्यूशन से? वैशाली बोली, मेरी पढ़ाई और खाने का खर्चा निकल ही जाता है, किंतु मां की बीमारी का खर्चा कहां से उठाऊंगी? वैशाली ने कहा, इसी चिंता में हूं, 2 लाख का इंतजाम कहां से करूं? कुछ बच्चों के पेरेंट्स से एडवांस लेकर मां का टेस्ट करवाया था, अब आगे की चिंता लगी हुई है। बात करते करते दोनों कॉफी हाउस में पहुंच गए। कार पार्क करके पहले से बुक टेबल पर जाकर कुर्सी सरकाकर बैठ गए। विशाल ने कहा, वैशाली आप क्या लोगी? वैशाली ने कहा, पहले तो यह आप कहना बंद कीजिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूं। विशाल ने कहा, अच्छा बाबा अब से तुमसे तुम ही कहूंगा। विशाल ने कहा, कुछ तो लेना होगा तुम्हें, कॉफी के साथ कुछ तो ले लो। वैशाली ने कहा, आप जो खाओगे वही मैं खा लूंगी। और जो वेटर आया तो विशाल ने 2 कॉफी और 2 डोसे का ऑन ऑर्डर दे दिया। बातों का सिलसिला फिर चालू हो गया। वैशाली ने पूछा, दादी से आपकी बात हुई हार्ट अटैक के बाद? विशाल ने कहा, हां बहुत कम समय के लिए, डॉक्टर्स ने अभी ज्यादा बात करने के लिए मना किया है। वैशाली कहने लगी, जब अपने हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हमारा मन भी कहां घर में लगता है, अपने तो हॉस्पिटल में और हम घर में रहें मन नहीं लगता। फिर भी आज मां से मिलकर मैं बहुत खुश हूं, मेरे मन को तसल्ली मिली है। विशाल ने कहा, सच कह रही हो, जब अपने खुश हो तो हम भी खुश रह पाते हैं। इतने में ही वेटर खाना ले आया और दोनों चुप हो गए। डोसा खाकर दोनों ने कॉफी ली और इतना खाते पीते वैशाली के घर जाने का समय हो चुका था। वह बोली, विशाल जी अब मुझे चलना चाहिए, डोसे और कॉफी के लिए थैंक्स। विशाल ने कहा, पहले तो ये मेरे नाम के आगे से जी हटाओ, ऐसा लगता है जैसे समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूं। विशाल ने कहा, थैंक्स बोलकर कर दीना पराए वाली बात, हम रोज ही मिलने वाले हैं, जब मौका मिले तब तुम खिला पिला देना। वैशाली मुस्कुरा दी। विशाल ने कहा, चलो तुम्हें मैं छोड़ देता हूं तुम्हारे घर। वैशाली ने कहा, नहीं नहीं विशाल जी, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, आप छोड़ने जाएंगे तो मोहल्ले में बातें बनाएंगे लोग, मां भी घर पर नहीं है। विशाल बोला, चलो ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैशाली रिक्शे में बैठकर घर चली गई। वैशाली को विशाल का साथ अब भाने लगा था। घर पहुंचते ही थोड़ी देर में ट्यूशन के बच्चे आ गए। वैशाली फिर व्यस्त हो गई और रात को खा पीकर जब बिस्तर पर गई तो बरबस ही विशाल की बातें याद आने लगीं और लेटे लेटे वह मुस्कुराने लगी। उधर विशाल जब घर पहुंचा तो आज उसका मन किसी और ही उधेड़बुन में था।
तेजी से उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था। सारी रात उसकी करवटें बदलते बदलते बीत गई। सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार होकर विशाल हॉस्पिटल पहुंच गया और बेचैनी से वैशाली का इंतजार करने लगा। आज वैशाली आराम से उठी, नहाई, फिर नाश्ता बनाया और गुनगुनाते हुए उसने सभी काम किए। आज उसके मन को तसल्ली थी कि उसको भी कोई ऐसा मिल गया है जिससे वह अपना सुख दुख बांट सकती है। वैशाली काम निपटाकर हॉस्पिटल पहुंची तो 9 बज चुके थे। मिलने का समय हो चुका था, सो सीधे मां के पास पहुंची। विशाल भी इंतजार कर रहा था। दादी से मिलने पहुंचा। आज दादी बिल्कुल ठीक थीं। उन्होंने विशाल से बात भी की। वह कह रही थीं, विशाल बेटा, तू शादी कर ले। मैं बहू का मुंह देखकर ही मरना चाहती हूं और अब जिंदगी का कोई पता नहीं कब ईश्वर के घर से बुलावा आ जाए। डॉक्टरों का भी यही कहना था कि अब की बार इन्हें दिल का दौरा पड़ा तो इनका बचना मुश्किल होगा। यह सुनकर विशाल ने दादी से वादा कर लिया कि घर चलोगी तब मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली बहू से मिलवाऊंगा। यह सुनकर दादी खुश हो गई। विशाल हंसकर बोला, दादी, अब तो तुम मेरी शादी ही देखकर मरोगी। और दादी कहने लगी, उसे चपत लगाकर बोली, शैतान, मजाक करने की तेरी आदत गई नहीं। उधर वैशाली अपनी मां के रूम में पहुंची तो मां आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वैशाली ने नर्स से फुसफुसाते हुए पूछा, मेरी मां की तबीयत ठीक है, सो रही हैं क्या? नर्स ने कहा, नहीं, कल रात आपकी मां को बहुत दर्द उठा था। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई दी है, इसी वजह से वो आराम कर रही हैं। मां के कानों में वैशाली की आवाज गई तो झट से अपनी आंखें खोली। वैशाली मां के गले लग गई। मां ने भी कसकर वैशाली को गले लगा लिया। तभी नर्स बोली, मरीज से दूर बैठिए आप। वैशाली पास पड़े स्टूल पर बैठ गई और पूछने लगी, मां, अब कैसी तबीयत है? मां ने सूनी नजरों से देखते हुए सिर हिला दिया, जैसे बोलने में तकलीफ हो रही हो। जितनी वैशाली आज खुश थी उतनी ही चिंता में पड़ गई और थोड़ी देर मां का सर सहलाती रही। मां भी बिना कुछ बोले आंखें बंद किए लेटी रही। वैशाली को मां की तकलीफ का अंदाजा हो रहा था, उसे महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जिन्हें वैशाली ने आंखों में ही रोक लिया। मिलने का समय खत्म होते ही वैशाली डॉक्टर से मिलने उसके केबिन में चली गई। डॉक्टर ने वैशाली को बैठने का इशारा करते हुए कहा, वैशाली, आपकी मां की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है ओवन ऑपरेशन जल्दी करना पड़े। इसके लिए आपको पैसों का अरेंजमेंट के साथ साथ उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी अरेंज करके जल्दी हॉस्पिटल ब्लड विभाग में जमा कराना होगा। वैशाली ने कहा, जी अच्छा, और बाहर आ गई। बाहर विशाल उसका इंतजार कर रहा था। वैशाली का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ वैशाली, मां तो ठीक है ना? विशाल का इतना पूछते ही वैशाली विशाल के गले लगकर फपक कर रोने लगी। सहानुभूति के 2 बोल से उसका रुका हुआ आंसुओं का सैलाब बह निकला। विशाल ने उसे दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, तुम तो बहुत हिम्मती लड़की हो। वैशाली चुप हो गई तो बोली, चलो कॉफी पीते हैं, और हां, आज कॉफी का बिल तुम दोगे। तो वह सुबकते सुबकते ही वैशाली के होठों पर मुस्कान आ गई। दोनों रेस्टोरेंट में चले। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद विशाल ने वैशाली से पूछा, क्या बताया डॉक्टर ने? वैशाली ने कहा, उन्होंने कहा है मां का ओवन ऑपरेशन जल्दी करना पड़ सकता है, उनकी हालत ठीक नहीं है और पैसों के साथ साथ उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी जमा कराना होगा। विशाल बोला, कैसे अरेंज करोगी तुम? ब्लड तो चलो रिश्तेदारों से मिल जाता है, और कोई है ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार जो ब्लड दे सके? वैशाली सिर हिलाकर बोली, वो तो पापा के मरने के बाद कभी कोई नहीं आया, मां अकेली थी घर में। विशाल ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम दोनों ही मुसीबत में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। वैशाली ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी मेरी दोनों की समस्या कैसे हल हो सकती? ऐसा क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? तब विशाल कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनना वैशाली, और अगर अच्छी ना लगे तो गुस्सा मत करना, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है, यह सिर्फ एक आइडिया है। वैशाली, बुरा मत मानना, तुम्हें सही लगे तो प्लीज मुझे बोलना, दोस्त रहेंगे हम। तब वैशाली बोली, ठीक है, पहले आइडिया तो बताओ। विशाल बोला, वैशाली, तुम्हारी मां का ओवन ऑपरेशन होना है, उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए,
तो ब्लड बैंक में मां के ऑपरेशन के लिए ब्लड भी खरीद सकती हो। और मेरी दादी अपने पोते की बहू का मुंह देखना चाहती है। डॉक्टर ने बोला है अब की दूसरा दौरा पड़ा तो बचेगी नहीं। वैशाली बोली, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? जरूरी नहीं है। अब तक भगवान के घर से बुलावा नहीं आया है, तब तक वो जिएंगी। मैंने भी नहीं, डॉक्टर ने भी यह बोला है। विशाल कहने लगा। तो वैशाली ने कहा, तो क्या आइडिया है? विशाल कहने लगा, अगर आपस में हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें तो तुम्हें जितना मां की बीमारी के लिए पैसा चाहिए वो मैं दूंगा, जिसके बदले में तुम जब तक मेरी दादी जिंदा है तब तक उनकी नजरों के सामने रहना होगा। जब तक दादी रहेगी मैं इस घर में तब तक तुम्हें उनके आसपास ही रखना चाहूंगा। घर के काम के लिए नौकर रखी हुई है। मैं अमेरिका में अपनी सर्विस पर जा सकूंगा। कुछ दिनों के लिए इंडिया दादी से मिलने आता जाता रहूंगा। तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा जब तक दादी जिंदा रहेगी। लेकिन हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं होगा। फिजिकल रिलेशन की बात आई तो दोनों की संपूर्ण सहमति से होगा, वरना नहीं। लेकिन दादी के स्वर्गवास होते ही हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा और साथ ही तुम्हारे प्रति मेरी सभी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाएंगी। और यहां से मैं सारी प्रॉपर्टी बेचकर यूएस चला जाऊंगा हमेशा के लिए। फिर तुम आजाद हो अपनी जिंदगी जीने के लिए। कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें खूब सोच समझकर फैसला करना है। कल तक बता देना। दादी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हैं। यह सब सुनकर विशाल के मुंह से जो वैशाली हैरान रह गई और मन ही मन विशाल को पसंद करने लगी थी। पर ऐसे किसी रिश्ते के बारे में तो वैशाली जानती ही नहीं थी। वैशाली ने कहा, कल तक सोचकर बताऊंगी। घर पहुंची तो आज मन बहुत भारी था। बच्चों के आने का समय हो चला था, किंतु आज वैशाली का दिल बच्चों को पढ़ने में नहीं लग रहा था। सिर दर्द का बहाना बनाकर वैशाली ने बच्चों को छुट्टी कर दी और विशाल की बातों के बारे में सोचने लगी। मरता क्या ना करता वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही थी वैशाली को, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी मां के इलाज के लिए। फिर सोचा, कल मां की तबीयत सही होती है तो कल उनसे पूछ लूंगी। फिर ख्याल आया, मां तो पैसे के लिए कभी यह रिश्ता नहीं मानेंगी, फिर किससे सलाह करें? वैशाली सारे समय यही सोचती रही। मुश्किल से वैशाली के दिन रात बीते, वह कोई निर्णय नहीं ले पाई। हॉस्पिटल भी जल्दी पहुंच गई। अगले सुबह जब विशाल नहीं आया तो वह रिसेप्शन पर बैठकर इंतजार करती रही। जैसे ही मिलने का समय हुआ तो वह फौरन मां के कमरे में पहुंची। मां कमरे में नहीं थी। वैशाली की तो जान निकल गई। नर्स से बात करने पर उसने बताया, मां को किसी थेरेपी के लिए ले जाया गया है। वैशाली की जान में जान आई। वैशाली ने नर्स से पूछा, पेशेंट की तबीयत कैसी थी आज? तो नर्स ने बताया, अच्छी नहीं थी। उन्होंने बताया, रात को पेशेंट को ब्लड की वॉमिटिंग हुई थी। तो वैशाली कहने लगी, क्या? पर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह सर पर हाथ रखकर बैठ गई। नर्स ने कहा, जब पेशेंट को यहां शिफ्ट करेंगे तभी आपको बुला लेंगे, अभी आप बाहर बैठो। वैशाली जैसे तैसे उठी और बाहर निकल गई, लेकिन उसका सर घूम रहा था। वह गिरने ही वाली थी। विशाल ने लपक कर उसे संभाल लिया और कहने लगा, क्या हुआ वैशाली, इतनी परेशान कैसे हो रही हो? मां की तबीयत तो ठीक है ना? वैशाली की आंखों में आंसू थे। बोली, वो मां को रात को खून की उल्टियां हुई थी, अभी अपने बेड पर नहीं है, थेरेपी के लिए ले गए हैं। विशाल ने कहा, तुम घबराओ नहीं, वो डॉक्टर्स की देखरेख में हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। वैशाली की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लग गए। वह बोली, विशाल, मेरी मां के बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? विशाल वैशाली को समझाते हुए कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर कहा, अब आप पेशेंट से मिल सकती हैं। वैशाली भागते हुए अंदर गई। पीछे पीछे विशाल भी वैशाली के पीछे चला गया। मां वैशाली का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही फीकी सी हंसी उसके चेहरे पर आ गई। वैशाली ने पूछा, मां अब कैसी हो? तो नर्स ने बताया, रात आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा, अच्छी हूं मैं, बीमारी में तो यह सब चलता रहता है बिटिया, तू चिंता मत कर। पीछे खड़े विशाल को देखकर मां ने कहा, यह कौन है? वैशाली ने कहा, मां विशाल है, इनकी दादी को हार्ट अटैक पड़ा था, अब ठीक है, यह उन्हीं की देखभाल के लिए यहां आते हैं। मां ने कहा,
ईश्वर जल्दी ठीक करें इनकी दादी को। विशाल से बोली, बेटा अच्छे हो तुम, वैशाली के साथ हो, ये जल्दी घबरा जाती है। विशाल ने आगे बढ़कर मां के पैर छू लिए। कहा, मां आप वैशाली की फिक्र मत करो, मैं हूं यहां वैशाली के साथ। मां ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा। मिलने का समय खत्म होते ही वैशाली और विशाल वहां से निकल आए। विशाल ने पूछा, नाश्ता किया तुमने? वैशाली बोली, मुझे करना है, साथ चलोगी मेरे रेस्टोरेंट में? वैशाली ने सिर हिलाकर सहमति दी और वेटर को ऑन ऑर्डर देकर विशाल ने पूछा, क्या सोचा वैशाली तुमने? वैशाली कुछ और सोच रही थी। बोली, किस बारे में? विशाल ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। वैशाली ने कहा, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है, मेरी ओर से हां है, क्योंकि मां के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं और इलाज के लिए पैसों की मुझे सख्त जरूरत है, मां के इलाज के लिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। और आपने यह नहीं बताया आप मुझे बनी रकम कितनी देंगे? विशाल ने कहा, जो भी ट्रीटमेंट होगा वह सब मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हारी मां का, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वह लिखित में रजिस्ट्रार के सामने उसके दफ्तर में होगा। तुम बताओ तुम्हें कितने लाख रुपए एक साथ चाहिए? वैशाली ने कहा, आपको तो पता ही है मां की बीमारी में कितना पैसा लगने वाला है। विशाल ने कहा, मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख डाल दूंगा। वैशाली जोर से बोली, इतने तो? वहां बैठे सब उसकी तरफ देखने लगे तो वैशाली चुप हो गई। विशाल ने कहा, जितना बीमारी में लगेगा उससे ज्यादा डलवा रहा हूं, जिससे मैं अमेरिका चला जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैशाली से कुछ कहते नहीं बना, वह चुप रही और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। विशाल ने कहा, मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन दे देता हूं, 2-4 दिन में जब रजिस्ट्रार ऑफिस से फोन आ जाएगा तब हम चलेंगे, तब तक दादी भी घर आ जाएगी। विशाल ने कहा तो वैशाली ने सहमति से सिर हिला दिया। घर पहुंचकर आज वैशाली ने बच्चों को पढ़ाया, उसके दिल को आज तसल्ली मिली। वैशाली सोचने लगी, एक बार मां ठीक होकर घर आ जाए फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तभी पड़ोस वाली भाभी आ गई और वैशाली से उसकी मां का हाल चाल पूछने लगी। वैशाली ने कहा, भाभी इलाज चल रहा है, जल्दी ही ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी मां ठीक होकर घर आ जाएगी। पड़ोस वाली भाभी बोली, वैशाली हम तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी जल्दी से ठीक हो जाएं। वैशाली, वैसे पैसा तो बहुत लगेगा ना आंटी जी की बीमारी में, कैसे इंतजाम करेगी तू वैशाली? वैशाली ने कहा, भाभी सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और भी इधर उधर की बात करके भाभी फिर अपने घर चली गई, क्योंकि बच्चे अब वैशाली के पास ट्यूशन पढ़ने आ गए थे, वरना भाभी कहां टलने वाली थी, जब तक कि सब कुछ खोद खोद कर ना पूछ लेती और सारे मोहल्ले की खबर वैशाली को ना सुना देती। वैशाली ने भी अब राहत की सांस ली कि चलो भाभी से जान बची। रात को वैशाली बहुत देर तक सोचती रही कि जो मैं कर रही हूं क्या वह ठीक कर रही हूं, और खुद ही उत्तर देती हुई बोली, वैशाली वैसे भी इसके अलावा तेरे पास कोई और चारा नहीं है। वैशाली को अब विशाल का साथ अच्छा लग रहा था, उसने पहले ही साफ साफ सब कुछ क्लियर कर दिया था, अब उस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वैशाली को क्योंकि विशाल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से पहले ही पैसे उसके बैंक में डलवा रहा था, तो चिंता वाली उसे कोई बात नहीं लग रही थी। जैसे तैसे विचारों में डूबते उतरते कब वैशाली को नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह देर से वैशाली की आंख खुली तो जल्दी जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई। विशाल तो हॉस्पिटल में पहले ही आ चुका था, आज उसकी दादी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, उन्हीं का पेपर वर्क विशाल कर रहा था। वैशाली विशाल का वेट करके अपनी मां से मिलने चली गई। मां ने भी आज वैशाली को देखा तो वैशाली ने मां को देखा तो वैशाली को मां आज कुछ कमजोर सी लग रही थी, या यह उसका वहम था। वैशाली मां के गले लगकर वैशाली ने पूछा, मां तू कैसी है? मां ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, अच्छी तो हूं बेटा। वैशाली सर सहलाने लगी मां का। मां ने कहा, वो क्या नाम था उस लड़के का? अरे दिमाग से ही निकल गया वैशाली, अच्छा सा नाम था ना? वैशाली बोली, हां मां, विशाल। मां ने कहा, हां हां वही बेटा, वही आज नहीं आया क्या हॉस्पिटल? वैशाली ने कहा, मां आया होगा, मिला नहीं है, आज उसकी दादी की हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है, वह उसी में लगा होगा।
मां बोली, अच्छा वैशाली, जितनी जल्दी छुट्टी हॉस्पिटल से हो जाए उतना अच्छा है। यहां तो रात दिन मरना जीना हाय तौबा मची रहती है। वैशाली ने कहा, मां, आपकी भी छुट्टी हॉस्पिटल से जल्दी करा लेंगे, जल्दी से एक बार ऑपरेशन हो जाए। मां कुछ नहीं बोली और छत की ओर देखती रही, जैसे वैशाली की बात का उसे विश्वास ही ना हो। थोड़ी देर बाद वैशाली को वहां से बाहर जाना पड़ा। बड़े डॉक्टर साहब राउंड पर थे। वैशाली बाहर पहुंची तो विशाल उसका ही इंतजार कर रहा था। विशाल बोला, हाय वैशाली, मां की तबीयत कैसी है? वैशाली ने कहा, ठीक है, वह आपको ही पूछ रही थी। विशाल ने कहा, मैं पेपर वर्क कर रहा था, जब बड़े डॉक्टर साहब का राउंड खत्म होगा तभी छुट्टी मिल जाएगी। वैशाली ने कहा, 12 तो बज ही जाएंगे। विशाल ने कहा, हां वैशाली, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। वैशाली ने कहा, तो उससे पहले ही मैं चली जाऊंगी घर, मैं दादी से बाद में मिलूंगी। विशाल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। वैशाली घर चली आई। विशाल दादी को घर ले गया। दादी की एक ही रट थी, बहू से कब मिलाएगा बेटा? तूने कहा था कि घर पहुंचकर मिलाएगा। विशाल ने कहा, हां कहा था दादी, पर समय तो दो, मिला दूंगा। मना कहां कर रहा हूं मैं। रजिस्ट्रार ने इस हफ्ते के बाद की डेट दी थी और आज शुक्रवार है, यानी अभी 2 दिन बाकी हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, और वह वैशाली का इशारा भी समझ गया था। बाद में मिलूंगी दादी से, यानी मैरिज के बाद ही। दादी को 2 दिन और संभालना होगा। दूसरे दिन विशाल सुबह ही हॉस्पिटल पहुंच गया। वैशाली उसे रिसेप्शन पर मिल गई। वैशाली ने आश्चर्य से पूछा, आप सुबह सुबह यहां हॉस्पिटल में? दादी तो ठीक है ना? विशाल ने कहा, वैशाली, मैं तुमसे और मां से मिलने आया हूं। दादी घर पर बिल्कुल ठीक है और उसने तो रट लगा रखी है, अपनी बहू से मिलना चाहती है। यह सुनकर वैशाली थोड़ी शर्मा गई। दोनों अंदर जाकर मां के वार्ड में पहुंचे तो मां लेटी हुई कुछ सोच रही थी। वैशाली और विशाल को साथ देखकर खुश होती हुई बोली, अच्छा हुआ बेटा, तुम आ गए, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। विशाल ने आगे बढ़कर मां के पैर छुए और वैशाली गले से लग गई। मां दोनों को आशीर्वाद देती हुई बोली, सदा खुश रहो मेरे बच्चे। बेटा, मां बोली, जब से तुम वैशाली से मिले हो मेरी चिंता इसकी तरफ से खत्म हो गई है कि यह अकेली नहीं है, तुम साथ हो इसके। विशाल ने कहा, मां जी, आप चिंता बिल्कुल छोड़ दो और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो और जल्दी ठीक होकर घर चलो। मां ने कहा, बेटा, मैं चाहती तो यही हूं, ईश्वर की मर्जी क्या है और वो क्या चाहता है यह तो वही जाने, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता ना। वैशाली बोली, मां, उसकी भी यही मर्जी होगी कि तुम जल्दी से अपनी वैशाली के पास वापस आ जाओ। मिलने का समय खत्म हुआ तो दोनों बाहर आ गए। विशाल ने कहा, वैशाली, चलो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदता हूं। वैशाली ने पूछा, क्यों? मेरे पास तो कपड़े हैं। विशाल ने कहा, परसों हमारी मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या, दादी के सामने तो ट्रेडिशनल बहू बनकर ही जाना होगा, तो सारी कुछ जेवर तो खरीदने होंगे। वैशाली ने हां कह दिया, उनके लिए तो पूरा नाटक ही करना होगा। विशाल ने एक बड़ी सी शॉप के सामने कार रोकी तो वैशाली ने कहा, इतनी बड़ी दुकान से तो बहुत महंगा मिलेगा। विशाल ने कहा, वैशाली, वो मेरा काम है, तुम सिर्फ अपनी पसंद से कपड़े खरीद लो, 2-4 जोड़ी जो दादी के सामने पहन सको। वैशाली ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहो। कपड़े खरीदने के बाद वैशाली घर चली गई। काफी देर हो चुकी थी, ट्यूशन के बच्चे आ चुके थे। वैशाली ने जल्दी से एक शावर लिया और कपड़े चेंज करके आ गई, क्योंकि वह हॉस्पिटल से आते ही बिना नहाए बच्चों के पास नहीं आ सकती थी। जब बच्चे जा चुके तो मां की सहेली मां की राजी खुशी लेने के लिए वैशाली के पास आ गई। वैशाली ने उन्हें नमस्ते करके अपने पास बिठाया और उनके लिए चाय बनाई और फिर उनके पास आकर बैठ गई। उन्होंने भी बड़े प्यार से वैशाली की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी वैशाली, तेरी मां बड़ी किस्मत वाली है जो तुझ जैसी बेटी मिली है उसे। बेटी वैशाली तो बड़ी हिम्मत वाली है, सब अकेले ही झेल रही है। वैशाली ने कहा, अकेली कहां हूं, आप सबका साथ भी तो है ना आंटी जी। मुझे और मेरी मां की राजी खुशी आप पूछती रहती हो। आंटी जी, इससे ही तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आंटी भी आशीर्वाद देती हुई बोली,
ईश्वर करे जल्दी तेरी मां ठीक होकर घर आ जाए। उनके जाने के बाद वैशाली सोचने लगी, कितना प्रेम करती हैं आंटी जी मुझसे और मेरी मां से, लेकिन इन्हें मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पता चलेगा तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। फिर अपने विचारों को झटक कर वैशाली सोने चली गई, किंतु इन विचारों से इतनी जल्दी पीछा कहां छूटने वाला था। वैशाली की पूरी रात यूं ही चिंता में निकल गई कि अब आगे आगे क्या होगा। उसे याद आ रहा था कि किस तरह वो एक चुलबुली सी लड़की थी जो हर चीज की जिद मां से करती थी। अच्छे कपड़े पहनना, लड़कियों की तरह घूमना फिरना सब करना चाहती थी वो। तब मां का जवाब होता था, वैशाली यह सब अपने पति के घर जाकर करना, यहां तो तेरी पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, वही काफी है। वैशाली ठनकती हुई कहती थी, हां मां, वो तो बड़ा राजकुमार होगा ना जो मेरे सारे खर्चे उठा लेगा। तब मां हंसकर कहती थी, वैशाली भाग्य का क्या पता, सच में कोई राजकुमार मिल जाए तुझे। वैशाली झूठा गुस्सा दिखाकर कहती थी, हां मां, वैशाली इतनी अच्छी किस्मत लेकर कहां पैदा हुई है। मां कहती थी, ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची। आखिर हालात से समझौता करना पड़ा वैशाली को, क्योंकि पिता के जाने के बाद किस तरह मेहनत करके मां ने उसे पाला था। वैशाली खूब पढ़ लिखकर अपनी मां की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी। इसके लिए वह खूब मेहनत भी कर रही थी कि मां की बीमारी से जूझते देखकर उसके ख्वाब अधूरे रह गए। अब पढ़ाई के बारे में वह तब तक नहीं सोच सकती थी जब तक कि उसकी मां ठीक नहीं हो जाती, और अब तो विशाल की दादी की भी देखभाल उसी की जिम्मेदारी होगी। लंबी सांस भरते हुए वैशाली ईश्वर से कहने लगी, हे ईश्वर, सब तेरी ही मर्जी है। और फिर वह सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब आंख खुली तो उसका सिर बहुत भारी था। कहीं जाने की इच्छा नहीं कर रही थी, परंतु अपनी मां के पास तो जाना ही होगा, वो तो इंतजार कर रही होगी। यह सोचकर वैशाली जल्दी से उठी और अपने घर के काम निपटाए और हॉस्पिटल के लिए चल दी। अंदर वार्ड में पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वह डर गई। अंदर वार्ड में हर कोई गमगीन बैठा हुआ था। वैशाली मां के गले लगी तो मां रोने लगी। बोली, वैशाली मुझे अस्पताल से ले चल बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा है यहां। वैशाली ने कहा, क्या हुआ मां? मां ने बताया, वैशाली पास वाले बेड पर जो मीना जी थी ना, बड़ी हंसमुख स्वभाव की थी। कल रात उनकी मृत्यु हो गई। कैसी हंसती खेलती औरत थी, कोई कह नहीं सकता था कि अंदर से इतनी बीमारी पाल रही थी। हंस हंस कर अपने दर्द को पीती थी। वैशाली ने कहा, मां, जिसकी जब तक जितनी लिखी है वह तब तक ही जिएगा। तुम फिक्र मत करो मां, जल्दी ओन ऑपरेशन हो जाएगा और तुम अपनी वैशाली के साथ घर चलोगी। वैशाली बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगी। मां का दुख उससे देखा भी तो नहीं जाता था। भगवान से भी उसे शिकायत थी, भगवान तुम इतने निर्दय क्यों हो? कभी मां को सुख नहीं दिया, उसके जीवन में अड़चन ही पैदा की है। अब मैं पढ़ लिख कर उन्हें खुशी देती तो मेरी मां को तुमने यह बीमारी दे दी। अकेली बैठी अभी वैशाली रोते हुए यही सोच रही थी कि विशाल आ गया और उसका मूड देखकर कहने लगा, वैशाली फिक्र मत करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस चीज की फिक्र करने से कोई लाभ नहीं होगा, और तुम मां के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। यह कोई छोटी बात नहीं है। वैशाली चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। विशाल की बातों से वैशाली को कुछ तसल्ली मिली। विशाल बोला, आज तो संडे है, वैशाली ट्यूशन की छुट्टी होगी। वैशाली ने कहा, हां बच्चों की आज छुट्टी है। विशाल बोला, चलो एक अच्छी मूवी लगी है, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। वैशाली बोली, विशाल मां हॉस्पिटल में है, मेरा मूवी जाना अच्छा लगेगा क्या? विशाल ने कहा, वैशाली कल तुम कहोगी मां हॉस्पिटल में है, मेरा खाना खाना अच्छा लगेगा क्या? अरे वैशाली ये जिंदगी है, सुख दुख दोनों साथ चलते हैं, चलो तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा। वैशाली मान गई और थिएटर की ओर चल दी विशाल के साथ। लेकिन चलने से पहले वैशाली ने चुन्नी से अपना मुंह ढक लिया ताकि मोहल्ले पड़ोस का कोई भी उसे मिल जाए तो खामाखा बात का बतंगड़ बन जाएगा, क्योंकि किसी की थोड़ी सी खुशी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। उसे डर था कि कोई पहचान का मिला तो उसके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि वैशाली जानती थी जिस मोहल्ले से वह आती है उस मोहल्ले में आज भी दुख में चाहे कोई साथ दे या ना दे, किंतु छींटाक्षी में कोई पीछे नहीं रहता।
इसलिए वैशाली ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चुन्नी से मुंह ढक लिया। वो कहावत भी है ना, राह से तो आड़ भली। और क्योंकि कुछ लोग यही मौका ढूंढते रहते हैं। मूवी देखकर शाम को खाना खाने के बाद ही वैशाली घर पहुंची। आज जल्दी सो जाना चाहती थी वह। कल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए भी जाना था। इंसान आखिर इंसान ही है, ज्यादा स्ट्रेस भी परेशान कर देता है। सो आज वैशाली खुद को रिलैक्स फील कर रही थी। जल्दी ही उसे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो वैशाली नहा धोकर जल्दी ही तैयार हो गई। हॉस्पिटल पहुंची। अभी वक्त था मां से मिलने में। विशाल भी आ चुका था। वह चाहता था कि मां का आशीर्वाद दोनों ले। बेशक उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वैशाली और विशाल अंदर पहुंच गए। मां ने दोनों को देखा तो खुश हो गई। विशाल ने पैर छुए। वैशाली अपनी मां के गले से लग गई। मां को शगुन पाकर वह आशीर्वाद दे रही थी, अपनी वैशाली को और विशाल को। कह रही थी, खूब खुश रहो बेटा, तरक्की पाओ, कामयाबी तुम्हारे पैर छुए, तुम्हारी लंबी उम्र हो। अनजाने में मां दोनों को एक साथ आशीर्वाद दे रही थी। मां का चेहरा आज खिला खिला सा था। वह दोनों से बात करती रही। मिलने का समय समाप्त होने पर वैशाली और विशाल वहां से एक पार्लर में पहुंचे। कार से शादी का जोड़ा, कुछ फूल मालाएं उन्होंने निकाली। पार्लर वाली को समझा दिया, हल्का मेकअप करें, कोर्ट में शादी है। उसने कहा, 1 घंटा लगेगा, आप बाहर बैठकर वेट कर लें। विशाल बाहर बैठ गया। जब वैशाली बाहर निकली तो विशाल देखता ही रह गया। वैशाली सादा लाल जोड़े में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने झट से कार का दरवाजा खोलकर वैशाली को अंदर कार में बैठने का इशारा किया और अगले ही पल कार विशाल के बंगले की ओर भाग रही थी। घर पहुंचा तो घर की नौकरानी लता आरती का थाल सजाए खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, नौकरानी दौड़ती हुई खुशी से बोली, दादी जी चलो, नई बहू आ गई है। दादी तो जो बहू का इंतजार ही कर रही थी। सुबह निकलने से पहले ही विशाल कहकर गया था कि आज ही आपकी बहू को घर लेकर आऊंगा। दादी ने अपनी नौकरानी लता की मदद से दूल्हा दुल्हन का आरती किया, मिठाई खिलाई, दरवाजे के दोनों ओर हल्दी के थापे लगवाए। माना कि वैशाली और विशाल के लिए यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, पर दादी तो हर छोटी रस्म को पूरा करना चाहती थी और वैशाली को ना चाहकर भी सारे रीति रिवाज करने पड़ रहे थे। दादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उनकी पोते की बहू घर आई थी। अब वैशाली मां से मिलने के बाद सुबह विशाल के घर जाकर दादी की देखभाल में लग जाती थी। वैशाली ने मोहल्ले में बता दिया कि मुझे नाइट जॉब मिल गई है। मां को देखने के बाद अपने घर आती, दोपहर को बच्चों को पढ़ाती, शाम को दादी के पास लौट आती। उन्हें बता रखा था मां दादी को कि वैशाली दिन भर सर्विस पर जाती है, यानी वैशाली की जिंदगी उलझनों से भरी चल रही थी। वैशाली को चिंता थी कि जब मां ठीक होकर घर आ जाएगी तब क्या होगा, वह सब कैसे मैनेज करेगी। पर पैसा भी तो बहुत जरूरी था मां के इलाज के लिए। वैशाली की शादी विशाल के साथ दोस्तों की विटनेस में कानूनी दायरे में हो गई। विशाल की दादी ने अपनी नौकरानी के साथ अपनी बहू का खूब स्वागत किया था। वैशाली को अपनी मां के ठीक होकर घर आने की चिंता लगी हुई थी। वह यही सोच रही थी। वैशाली दादी की कराई रस्मों के बाद काफी थक चुकी थी और आराम चाहती थी। तभी दादी ने अपनी नौकरानी लता को कहा, लता, अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ा। लता के साथ वैशाली कमरे में गई तो देखकर अवाक रह गई। कमरा काफी सजा हुआ था। आधुनिक दादी ने सुहाग सेज की पूरी तैयारी कर रखी थी। पीछे पीछे विशाल भी कमरे में पहुंच गया और वैशाली से बोला, सॉरी वैशाली, दादी को मालूम नहीं है ना कि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। दोनों ने मिलकर कमरे से फूल वगैरह हटाए और कमरा क्लीन किया। फिर विशाल ने कहा, दादी की वजह से रूम एक ही शेयर करना पड़ेगा। वैशाली, मैं वहां सोफे पर और तुम बेड पर सो जाओ। वैशाली ने कहा, जी। थके हुए विशाल और वैशाली जल्दी सो गए। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था कि विशाल ने कहा, वैशाली, मुझे अमेरिका जाना होगा। वहां का काम मेरे नहीं होने से बिगड़ रहा है। अब दादी की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है और जल्दी मैं सेटल करके वापस आऊंगा। मेरा फोन नंबर है तुम्हारे पास, जब भी जरूरत हो तो फोन कर देना। इतना सुनकर वैशाली सख्ते में आ गई। बोली, विशाल, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो?
अभी तो मैं यहां के तौर तरीके भी नहीं सीख पाई हूं। तो विशाल कहने लगा, हां वैशाली, जाना जरूरी है, और हमारी डील भी तो यही हुई थी। दादी को समझा बुझाकर अगले हफ्ते विशाल चला गया अमेरिका। वैशाली का रूटीन वही था। लता नाश्ता तैयार कर देती, वैशाली दादी को खिला पिलाकर खुद नाश्ता करके निकल जाती हॉस्पिटल के लिए मां को देखने, फिर अपने घर बच्चों को पढ़ाती। 5 बजे विशाल के घर दादी के पास वापस आ जाती। लेकिन वैशाली आजकल विशाल के लिए अपने दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी। पसंद तो वह पहले से ही विशाल को करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसका दिल बेताब था विशाल की नजदीकी के लिए। फोन करना चाहती थी वैशाली, लेकिन बिना कारण क्या कहेगी विशाल से। उसने कहा था जरूरत हो तभी फोन करना, और वह फोन रख देती। लेकिन जितना खुद को रोकने की कोशिश करती, उतना ज्यादा विशाल के लिए दिल धड़कता। अजीब सी कशमकश में वैशाली अब फंस कर रह गई, और इसी के चलते एक परेशानी ने वैशाली को घेर लिया। डॉक्टरों ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए बोल दिया। वैसे पैसे तो विशाल ने पहले ही उसके बैंक में डलवा दिए थे, पर विशाल के जाने के बाद मोरल सपोर्ट किसी का नहीं था। विशाल से वैशाली को दिल से मजबूती मिलती थी। वैशाली की मां के ऑपरेशन वाले दिन विशाल का फोन आया। उसने कहा, वैशाली, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। वैशाली को विशाल के सपोर्ट के 2 बोल हिम्मत दे गए, और मां का ऑपरेशन हुआ, और वैशाली बेचैन घूमती रही। ऑपरेशन तो सफल हुआ, लेकिन डॉक्टर खुश नहीं लगे। वैशाली ने पूछा तो डॉक्टर बोले कि ट्यूमर तो निकाल दिया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि ट्यूमर की जड़ें पेट में फैल गई हैं और वह जल्दी फिर से सक्रिय हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखी गई वैशाली की मां को 8वें दिन ही पेट में जानलेवा दर्द दोबारा चालू हो गया। कहा, असली बात जाने बिना मां घर जाने की खुशी मना रही थी, और वैशाली से कल ही मां ने बोला था, वैशाली, अब तो ऑपरेशन हुए 8 दिन हो गए हैं, अब तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वैशाली ने अनमना सा जवाब दिया था, हां मां, देखो डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स ने घर ले जाने के लिए वैशाली की मां को सख्ती से मना कर दिया था। कहा, आप मरीज को दर्द के वक्त अकेले नहीं संभाल पाओगी। अभी 1 महीना हो गया था वैशाली की मां के ऑपरेशन को कि एक रात वैशाली को मनहूस खबर हॉस्पिटल से मिली, मां नहीं रही। वैशाली ने रो रो कर यह सूचना विशाल को दी। विशाल ने वैशाली को जो थोड़ा सा धीरज बंधाया और कहा कि वह जल्दी आता है, और अपने कहे अनुसार ही दूसरे दिन ही विशाल इंडिया आ गया। वैशाली ने विशाल के आ जाने तक मां को हॉस्पिटल में ही रखने की रिक्वेस्ट की थी, जो डॉक्टर्स ने मान ली थी। उसके हालात देखकर दादी को विशाल ने बता दिया था, वैशाली की मां नहीं रही तो वैशाली कुछ दिन अपने घर रहेगी, लता इतने दादी का ध्यान रखेगी, और अब मैं भी आ रहा हूं। वैशाली मायूस उदास हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी सुबकती जा रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मां यूं ही इतनी जल्दी उसका साथ छोड़कर चली जाएगी। विशाल को देखकर वैशाली उसके सीने से लगकर खूब रोई। विशाल ने उसके सर पर हाथ रखकर वैशाली से कहा, जिसकी जितनी सांसें उस ईश्वर से मिली होती है वैशाली, वह उतना ही जिएगा। और फिर मां यहां कितना दर्द से तड़प रही थी, उसको दर्द से तो छुटकारा मिला। तो वैशाली कहने लगी, विशाल, मां के लिए मैंने क्या नहीं किया, और मां मुझे छोड़कर चली गई। विशाल ने कहा, वैशाली, संसार का नियम यही है, जो आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। समझा बुझाकर विशाल मां की बॉडी को घर ले गया। वैशाली के घर मोहल्ले पड़ोस के सभी लोगों का जमाड़ा हो गया। सभी वैशाली के मां के अंतिम दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे। मान्यता है कि अंतिम सफर पर जाती आत्मा की यात्रा के दर्शन करना शुभ होता है। विशाल को आगे आगे काम करते देख लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर कौन है ये, पर माहौल देखकर सब शांत थे। अंत्येष्टि वैशाली ने अपनी मां को मुखाग्नि देकर की। वैशाली के दुख से सभी लोग दुखी हो रहे थे। शाम होते ही बाकी क्रियाकलाप करने के बाद विशाल कौन है, यह चर्चा भी जोर पकड़ती है। वैशाली ने जवाब देते हुए कहा, विशाल मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, अपनी बीमार दादी को लेकर हॉस्पिटल आए थे और उनकी मुलाकात हमसे हो गई। मां को भी हॉस्पिटल देखने कई बार आए थे, तो मां ने ही कहा था कि वैशाली अकेली है
उसका ख्याल रखना। तभी से मां की बात मानकर सब कुछ कर रहे हैं। रात घेर आई थी। सभी मोहल्ले पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। वैशाली और विशाल अकेले रह गए थे। पड़ोस वाली भाभी खाना रख गई थी। विशाल वैशाली को खाना खिलाने लगा तो वैशाली ने मना कर दिया। भूख नहीं है। एक आध कौर मुंह में लिया, लेकिन फिर वैशाली की रुलाई फूट पड़ी। वह और विशाल के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी। किसी तरह विशाल ने वैशाली को समझा बुझाकर सुला दिया। तीसरे दिन फूल चुगने की रस्म वैशाली और विशाल ने की। वो फूल बहाने गंगा जी चले गए। वहां से लौटकर वैशाली बहुत रोई। आज तक मां के अवशेष भी इस धरती पर नहीं रहे। मैं बिना मां के कैसे रहूंगी? वो विशाल से बार बार पूछती रही। विशाल उसे गले लगाकर धीरज देता रहा। वैशाली मजबूत पैर सा सहारा पाकर किसी लता की तरह उसे चिपट गई। उनके कमजोर क्षणों में दो बदन एक दूसरे के हो गए। इसके बाद विशाल फिर अमेरिका चला गया। वैशाली दादी की देखभाल में लग गई। बस वह दोपहर में अपने घर आती, शाम को फिर दादी के पास चली जाती। रातें वैशाली की विशाल की यादों में कटती। सोचती, अब की बार विशाल आएगा तो बता दूंगी उसे कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूं। अभी विशाल को गए हुए 2 महीने हुए थे कि वैशाली को अपने अंदर कुछ सुख बुगाहट महसूस होने लगी। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव था। उसका मन किया कि अभी फोन उठाकर विशाल को बता दे, किंतु कुछ सोचकर वह रुक गई। वैशाली की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं कि एक रात दादी को फिर हार्ट अटैक पड़ा। वैशाली ने लता की मदद से दादी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था और विशाल को भी फोन कर दिया था। विशाल ने कहा, मैं तुरंत पहुंचता हूं, कहकर फोन काट दिया था। वैशाली और लता सारी रात हॉस्पिटल में रुकी। दादी के पास जाने की इजाजत उन्हें नहीं थी, पर वह बाहर रिसेप्शन पर बैठी रही। विशाल की बात डॉक्टर से हो गई थी। विशाल एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वैशाली वहीं थी। लता को वैशाली ने घर भेज दिया था। वैशाली विशाल को देखते ही उसे गले लगकर रोने लगी, तो उसने वैशाली को धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो वैशाली, अब मैं आ गया हूं, सब संभाल लूंगा। तो विशाल ने पूछा, कब, कैसे, क्या हुआ था? तो वैशाली ने बताया, रात के 10 बजे तक दादी के पास ही मैं बैठी हुई थी। तब तक वह बिल्कुल ठीक थी। मैं खुद उन्हें सुलाकर आई थी। रात को लता दादी के पास सोती थी। दादी को किसी भी चीज की जरूरत हो, इसलिए लता उनके पास रहती थी। उस रात दादी लता को उठाकर बोली, बड़ी घबराहट हो रही है लता, अपनी भाभी को बुला ला। जैसे ही लता मुझे बुलाने आई और मैं उन्हें देखने गई तो देखते ही मुझे लगा जितनी जल्दी हो सके दादी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। विशाल ने कहा, वैशाली तुम बहुत बहादुर हो, अच्छा किया जो समय से दादी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। विशाल दादी से मिलने इमरजेंसी में गया तो दादी की हालत ठीक नहीं थी। वो वेंटिलेटर पर थी। विशाल ने दादी का हाथ पकड़कर आवाज दी, दादी दादी मैं आ गया। आवाज सुनकर दादी ने आंखें खोली, देखा विशाल को, फिर आंखें बंद कर लीं और विशाल के हाथ से दादी का हाथ छूट गया। विशाल ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने देखा और नो मोर कहा। दादी के पार्थिव शरीर को घर ले जाया गया। वैशाली को तो जल्दी जल्दी 2 झटके लग गए। पहले मां, अब दादी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। सारी रात जो पार्थिव शरीर को लेकर बैठे रहे। हिंदू धर्म में कहीं कहीं दिन छिपने के बाद अंत्येष्टि की क्रिया नहीं की जाती है। कुछ खास लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग रात को ही मातमपुर के लिए आ बैठे थे, जो कुछ देर बैठकर चले गए। वैशाली लता रात भर सुबकती रही। दोपहर हो चली थी, पर अभी तक अंत्येष्टि की तैयारी नहीं हुई थी, बल्कि दादी के शरीर को कोल्ड स्टोर में रखवा दिया गया था। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर क्यों हो रही है। वैशाली ने लता से पूछा, लता क्या हुआ, किस चीज के लिए देर हो रही है, किस बात की देर है? लता ने कहा, जो सुनाई तो ऐसा पड़ रहा है भाभी कि कोई आने वाला है, उसी का इंतजार हो रहा है। लता सोचने लगी, ऐसा कौन आने वाला है? वैशाली भी यही सोच रही थी, किसका इंतजार हो रहा है। शाम होने में अब कुछ देर बची थी। तैयारियां शुरू कर दी गईं। तभी एक कार गेट के पास आकर रुकी। वैशाली ने देखा, एक गोरी सी मैडम उतरी उसमें से और आगे आगे 2 छोटी छोटी लड़कियां डैड डैड कहती हुई भागती हुई विशाल से लिपट गईं।
वैशाली यह सब आश्चर्य से देख रही थी। तो यह बच्चियां विशाल की हैं। विशाल पहले से शादीशुदा था। विशाल ने जो बात मन ही मन कही, कभी जिक्र नहीं किया था। तभी वो अंग्रेजन लड़की विशाल के पास आकर बोली, हाय हनी। वैशाली से और नहीं देखा जा सका। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वह अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद लता आई और बोली, भाभी, यह कमरा वो गोरी मैडम और उनके बच्चों के लिए तैयार करना है। आप दूसरे बेडरूम में चले जाओ। वैशाली ने कहा, लता, तुझसे यह किसने कहा है? तो लता सर झुकाकर बोली, भाभी, ऐसा साहब ने कहा है। वैशाली समझ चुकी थी कि अब यहां उसकी ना कोई जरूरत है और ना ही जगह, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दादी के स्वर्गवास तक का ही था। दादी के जाते ही कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। वैशाली उठकर दूसरे कमरे में चली गई और विशाल को अब कुछ भी बताना बेईमानी था। अंत्येष्टि के बाद वैशाली ने घर जाने की इजाजत मांगी विशाल से। विशाल ने अपनी वाइफ से वैशाली को दोस्त कहकर मिलवाया और कहा, ठीक है, मैं घर आकर मिलता हूं, क्योंकि विशाल नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ और वैशाली एक छत के नीचे रहें। वैशाली अपने घर चली गई। लता को वैशाली का यूं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसका मन कर रहा था कि इस गोरी मैम को सब कुछ बता दूं, पर उसे इंग्लिश नहीं आती थी और गोरी मैम को हिंदी नहीं आती थी। वैशाली किसी तरह से कैब करके अपने घर पहुंची। घर जाकर अपने बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगी। कोई नहीं था उसके आंसू पोंछने वाला। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही चुप हो गई। उसे विशाल से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वैशाली के दिल को बहुत ठेस लगी थी। विशाल के रूखे व्यवहार से वो सोच रही थी, अगर कोई जानवर भी पालता है तो भी उससे उसे प्यार हो जाता है। माना कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, शर्तों में बंधी थी, लेकिन इतनी बेरुखी की एक बार तो उसे रोकना चाहिए था। लेकिन उसने तो एक बार रोका तक नहीं। अपनी बीवी से भी गैरों की तरह मिलवाया। सारी बात एक के बाद एक वैशाली को याद आ रही थी। जो रूम दादी के सामने उसे दिया गया था, पत्नी के आते ही उससे छीन लिया गया। ऐसा निष्ठुर तो लगता नहीं था विशाल। वैशाली सोच रही थी, अब नहीं बताएगी। अपनी प्रेगनेंसी की बात विशाल को और कोई फायदा भी नहीं है। वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर दिखाकर कहेगा, पेज 5 पर देखो क्या लिखा है। दोनों की मर्जी से अगर फिजिकल रिलेशन हुआ तो हो सकता है, किंतु एक दूसरे की गैर मर्जी से नहीं। हां, अगर मैं कोर्ट में अपील करूंगी तो बच्चे का खर्चा वगैरह के पैसे देने को विशाल राजी हो जाएगा। पर मैं विशाल से प्यार करने लगी थी। वह यही सोच रही थी, मैं बच्चे के बारे में विशाल से जिक्र नहीं करूंगी। जो होगा मैं खुद सहन करूंगी। अब सब खत्म हो गया। वैशाली सुबह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने सोचा, शायद विशाल का फोन आएगा, किंतु शाम के 3 बज गए, परंतु विशाल का कॉल नहीं आया। वैशाली को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इतना कमजोर खुद को उसने कभी नहीं पाया था। उसकी मां की मौत से भी वो इतना नहीं टूटी थी, क्योंकि विशाल ने सहारा जो दिया था। पर अब तो इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। विशाल ने दादी की मौत के बाद जो वह सोच रही थी कि विशाल ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। आंसू थे कि वैशाली का रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वैशाली सोच रही थी, जिस मां के लिए पैसों की जरूरत थी वह भी नहीं बची। अब मोहल्ले पड़ोस वालों को क्या जवाब दूंगी? कुछ दिन में सबको पता चल जाएगा कि वैशाली मां बनने वाली है। वैशाली अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह पछता रही थी। मन ही मन उसे ग्लानि महसूस हो रही थी। पर वो कहावत है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या रोना। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यह समाज तो वैशाली सोचने लगी, मेरा जीना जो है कठिन कर देगा। जितना वैशाली सोचती उतनी उलझनों में उलझ जाती। सुबह से वैशाली ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तभी पड़ोस की भाभी ने दरवाजा खटखटाया। वैशाली बोली, कौन है? कहकर उसने जो दरवाजा खोला तो वैशाली को देखते ही भाभी बोली, अरे ननंद रानी, क्या हाल बना रखा है आपने? क्या हुआ है तुम्हें? तो वैशाली बोली, कुछ नहीं। कहकर वैशाली ने मुस्कुराना चाहा, पर नाकाम रही। आगे बढ़कर भाभी के गले लगकर सुबकने लगी। तो भाभी ने कहा, मां की याद आ रही है वैशाली। मां का नाम सुनकर वैशाली भाभी के गले लगकर बहुत रोई। बोली, भाभी, मां के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई हूं। वे चुप करते हुए बोली, पगली,
एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है, और हम हैं ना तेरे लिए। चल मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लाई हूं, खा ले कुछ, ना मत कर। भाभी ने वैशाली को खाना खिलाया और भाभी बोली, मैं चलती हूं वैशाली, शाम को मिलती हूं। भाभी चली गई। वैशाली अपने बिस्तर पर लेट गई। 2-3 रात की जगी वैशाली को नींद आ गई। न जाने कितनी देर वह सोती रही। वैशाली के फोन की घंटी लगातार बजने से उसकी नींद टूटी तो विशाल का नाम फोन पर डिस्प्ले पर आ रहा था। वैशाली का मन किया कि फोन बंद करके बिना बात किए ही रख दे, लेकिन उसने फोन उठा लिया। बोली, हेलो। तो विशाल बोला, हमारी डील तो दादी के मरने के बाद खत्म हो चुकी है। वैशाली कहने लगी, अब क्या काम है मुझसे? उधर से विशाल ने वैशाली से कुछ कहा। विशाल ने वैशाली से कहा, वैशाली घर आओ, कुछ जरूरी बात करना है। वैशाली थोड़ी तल्लखी से बोली कि अब दादी की सांसें थम गई ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, अब क्या बात करनी है आपको? विशाल ने कहा कि हां वह खत्म हो गया, लेकिन कुछ बातें अभी बाकी हैं जो करना जरूरी है। वैशाली ने कहा, ठीक है आती हूं, कहकर वैशाली ने फोन रख दिया। वैशाली का दिमाग कह रहा था कि अब क्यों जा रही है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, किंतु दिल विशाल की ओर खींचा जा रहा था। आखिर दिल की जीत हुई और वैशाली विशाल के घर पहुंच गई। बैल बजाई तो लता ने गेट खोला। वैशाली को देखकर खुश होती हुई लता बोली, भाभी आप वो विदेश तो गई बच्चों को लेकर? वैशाली ने कहा, बड़ी जल्दी चली गई। लता बोली, हां भैया बाद में जाएंगे, उसे कुछ जल्दी थी, बच्चों की दादी के दर्शनों की जिद की थी, इस वजह से वो आई थी। उसको यहां का खाना पानी नहीं जमता, कल से परेशान थी। तभी विशाल बाहर आ गया और लता चुप हो गई। उसने लता को कहा, जाओ लता चाय बनाकर ले आओ। लता ने कहा, जी भैया। विशाल ने कहा, अब बुत बनी खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी वैशाली? विशाल के पीछे पीछे वैशाली ड्राइंग रूम में आ गई। विशाल ने बैठने का इशारा किया और गंभीर स्वर में वैशाली से बोला, मैं जानता हूं कि तुम अफरीना और बच्चों को देखकर शौक में हो कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। यह सब तो मैं कहूंगा कि मैं बताना तो चाहता था, लेकिन दादी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं किसी गोरी मैम से शादी करूं। जब भी मैं जाता यही समझाकर भेजती थी कि शादी यहीं की लड़की से होगी। अफरीना और मैं साथ पढ़ते लिखते, फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। वैशाली मन में सोच रही थी, सच ये प्यार जो ना करवा दे वह भी थोड़ा है, और वह भी विशाल के प्यार में गलती कर बैठी। विशाल ने कहा, हमने शादी कर ली दादी को बिना बताए। पता है वैशाली, दादी को पता चला तो मर जाएगी, पर अफरीना को बहू बनाने की इजाजत कभी नहीं देगी। लेकिन दादाजी को मालूम था, वे खामोश रहे। फिर मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, पर यह सोचकर रुक गया कि कहीं तुम्हारे मुंह से गलती से भी निकल गया तो दादी दिल पर ले लेगी। बाकी मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ईमानदारी से किया। 5 लाख तुम्हें बैंक में समय से डलवा दिए। तुम्हारा बाकी सब खर्चा भी मैंने पे कर दिया है। तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। हां, वो उस रात तुम्हारी भी सहमति थी। अब वैशाली, मैं यहां रुका हूं। इस प्रॉपर्टी को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा खर्चा अभी भी अमेरिका से भेजता रहूं। वैशाली ने कहा, क्यों? हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है। विशाल ने कहा, हां तुम आजाद हो गई हो, आगे किसी भी अच्छे लड़के से शादी करके घर बसा लेना। वैशाली बोली, वह मेरा निजी मामला है। तो वह बोला, आपको जो, वैशाली कहने लगी, आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अपने खर्चे के लिए मैं खुद कमा सकती हूं। मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। तुमने पैसे दिए, मैंने जब तक तुम्हारी दादी जिंदा रही उनकी दिल से सेवा की। हमारा हिसाब किताब जो दादी के जाते ही पूरा हो गया। आप तसल्ली से जाइए। यह भूल के कोई वैशाली मिली भी थी। विशाल समझ नहीं पा रहा था वैशाली इस लहजे में उससे बातें क्यों कर रही है। लता चाय ले आई। वैशाली ने कहा, लता मेरा बैग ले आओ कमरे से। लता जो बैग लेकर आ गई। वैशाली बिना चाय पिए वहां से एक झटके में निकल गई। विशाल कहता रह गया, अरे वैशाली चाय पीकर तो जाओ। क्या हुआ वैशाली? अरे क्या हुआ वैशाली? वैशाली बिना कोई जवाब दिए हुए वहां से जा चुकी थी। वैशाली के जाने के बाद विशाल ने वैशाली से मिलने की या फोन पर बात करने की काफी कोशिश की, पर सब बेकार गई।
वैशाली फिर विशाल से नहीं मिली। विशाल घर भी गया पर वो वहां भी नहीं मिली। थक हार कर विशाल अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका अपनी बीवी बच्चों के पास लौट गया। विशाल की भलाई वैशाली को इसी में लगी कि वो विशाल से दूर रहे अपने परिवार के साथ, क्योंकि वैशाली विशाल से बहुत प्यार करने लगी थी। विशाल की लाइफ में उसने अपनी कोई जगह नहीं देखी। उसने निश्चय कर लिया कि वह विशाल की निशानी जो बच्चे के रूप में उसके पास थी उसके साथ ही जीवन बिता देगी। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था वैशाली के लिए। पर वैशाली भी कहां हार मानने वाली थी। हार न मानकर सामना करने का निर्णय उसने ले लिया था। उसे पता था 2 या 3 महीने बाद ही मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा उसकी प्रेगनेंसी का। तब सबकी सवालिया निगाहें उसकी ओर उठने लगेंगी। तो इस सब से बचने के लिए कुछ उपाय खोज रही थी कि वैशाली को याद आया जब विशाल और उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, तब फूलों की माला पहनाते हुए विशाल के दोस्त जो गवाह बना था, उसने उनकी एक तस्वीर ले ली थी जिसे विशाल ने डिलीट करवा दिया था। लेकिन उससे पहले उसने वैशाली को वह तस्वीर शेयर कर दी थी और वैशाली भूल भी रही थी। पर आज उसे याद आई तो वैशाली उस तस्वीर को अपने फोन में बेसब्री से ढूंढ रही थी। आखिर उसे मिल ही गई। उसने उसे फ्रेम करवा लिया और सामने दीवार पर टांग दिया। एक दिन पड़ोस वाली भाभी घर आई और उस तस्वीर को देखकर चौंक गई। बोली, ननंद रानी, ये क्या है? किससे 9 मटका चल रहा है तुम्हारा? अभी तो मां को मरे साल भर भी नहीं हुआ। वैशाली बोली, भाभी, वो विशाल है, मेरे पति। आपने देखा था ना मां के जो अंत्येष्टि में बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। भाभी बोली, हां वो तो देखा था, पर शादी कब हुई तुम्हारी उसके साथ? वैशाली आंखों में आंसू भरकर बोली, वो तो मां के सामने ही मां की मर्जी से मंदिर में हुई थी। मां चाहती थी अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो कोई तो उनकी वैशाली को संभालने वाला हो। भाभी का भी दिल पसीज गया। भाभी ने कहा, अच्छा रो मत वैशाली, अब बता कहां है विशाल? तो वैशाली ने कहा, वो तो विदेश में नौकरी करते हैं, सो वहीं चले गए। भाभी बोली, फिर तुझे यहां क्यों छोड़ गया? वैशाली बोली, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। तो भाभी बोली, फिर साथ क्यों नहीं ले गया? भाभी ने भी जैसे पुलिस या जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वैशाली ने भाभी को बताया, भाभी, मैं विशाल के बच्चे की मां बनने वाली हूं। ऐसी हालत में प्लेन में नहीं जा सकती थी। सो विशाल ने कहा, बच्चा हो जाएगा तब ले जाएगा अपने साथ। भाभी की आश्चर्य आंखें फैल गईं और कहने लगी, अरे वैशाली, क्या कह रही है तू? वैशाली बोली, हां भाभी, वह कह रहा था कि तुम्हारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। बस भाभी तो तारीफ सुनकर फूल ही नहीं समाए। फिर बोली, अच्छा वैशाली, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। वैशाली समझ गई अब यह खबर पूरे मोहल्ले में जल्दी ही फैल जाएगी। भाभी तफदीर से सबको बता देगी। वैशाली को जहमत नहीं उठानी पड़ेगी और वही हुआ। वैशाली सबकी सहानुभूति की पात्र हो गई। वैशाली की समझदारी से वो रुस्वा होने से बच गई। लेकिन इस दिल का क्या करें जो विशाल के लिए धड़कता था, बेचैन रहता था। वैशाली का न खाने को दिल करता था, न किसी और काम में दिल लगता था। ट्यूशन भी पढ़ाना उसने छोड़ दिया था। उसने बैंक में मां के ऑपरेशन से बचे पैसे थे जिनसे वैशाली का खर्चा चल रहा था। मोहल्ले पड़ोस की औरतें वैशाली का ख्याल रखती, नसीहतें देती कि ये न खाओ, वो न खाओ, बच्चे के लिए अच्छा है। पर वैशाली तो इश्क की बीमारी उसे लग चुकी थी जो भूल की तरह उसे खोखला किए जा रही थी। समय गुजरता गया। वैशाली अपने दिल से हार चुकी थी। लेबर पेन से तड़पती वैशाली को भाभी 2 औरतों के साथ मिलकर हॉस्पिटल ले गई। उसे फौरन एडमिट कर लिया गया क्योंकि समय तो धीरे धीरे अपनी गति से बीत रहा था और उसके जो लेबर पेन शुरू हो चुके थे। वैशाली को डॉक्टरों ने तुरंत एडमिट कर लिया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार वैशाली बहुत कमजोर थी और डॉक्टर किसी एक को ही बचा सकते थे, बेबी या मां। तो वैशाली ने डूबती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब जल्दी पेपर लाइए, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को बचाया जाए। और एक फोन नंबर लिखते हुए कहा, इस पर कॉल करके उन्हें बुला दीजिए। कहिए वैशाली आखिरी वक्त पर विशाल से मिलना चाहती है। डॉक्टर ने फोन लगाया। उधर से आवाज आई, हेलो। डॉक्टर ने कहा, आई टॉक टू विशाल? विशाल ने कहा, यस आई एम विशाल।
डॉक्टर ने सारी इमरजेंसी बताई, किंतु वैशाली के कहने पर बेबी की बात नहीं बताई। बेबी बॉय को जन्म दिया था वैशाली ने। जितनी सूरत देखकर वो वैशाली निहाल हो गई थी। दूसरे दिन शाम तक विशाल आ चुका था। वह वैशाली से जल्द मिलना चाहता था। डॉक्टर उसे वैशाली के कमरे तक ले गए। वैशाली आंखें बंद किए सोच रही थी। इंतजार तो मौत और विशाल दोनों का है। अब यह नहीं पता पहले मुलाकात किससे होगी। तभी कानों में एक आवाज सुनाई दी, वैशाली मैं आ गया, विशाल आ गया, आंखें खोलो वैशाली प्लीज। वैशाली ने आवाज सुनी और इसी आवाज का तो उसे इंतजार था। वैशाली ने दुनिया से रुखसत होने से पहले आंखें खोली तो विशाल को देखकर बोली, मेरे पास समय नहीं है विशाल। विशाल ने कहा, मैं आ गया हूं वैशाली, सब ठीक हो जाएगा। वैशाली बोली, अब तो सब ठीक हो गया विशाल। डॉक्टर जो बच्चे को ले आए। वैशाली ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी विशाल, यह बच्चा मेरे प्रेम की निशानी है जो मैंने तुमसे बेहिसाब किया है। बताना चाहती थी तुम्हें जब दादी के स्वर्गवास पर आए थे, लेकिन तुम्हारे परिवार को देखकर नहीं बताया। मैं तुम्हारे परिवार को नहीं टूटने देना चाहती थी अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अब इसकी परवरिश नहीं कर पाऊंगी मैं, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रही हूं। विशाल ने वैशाली का सर अपनी गोद में ले लिया और कहा, इतना बड़ा सच तुमने बताया क्यों नहीं, और तुम अकेली सब सहती रही। अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वैशाली बच्चे के साथ उसकी मां भी मेरे साथ अमेरिका जाएगी। वैशाली ने कहा, अब बहुत देर हो गई है विशाल। वैशाली के प्राण पखेरु उड़ चुके थे किसी और अनंत यात्रा के लिए। वैशाली के पार्थिव शरीर से लिपटकर विशाल रोता रह गया। भाभी और सभी यह देखकर सन्नाटे में आ गईं। विशाल को उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा, चलो बच्चे का बाप समय से आ गया। यह सुनकर विशाल सोच रहा था, कैसे पता है सबको। वैशाली के पार्थिव शरीर को जब घर ले जाया गया तो वैशाली के घर पहुंचकर विशाल ने अपनी और वैशाली की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली फोटो लगी देखी तो सारा माजरा समझ गया। विशाल ने भाभी को एक ओर ले जाकर कहा, भाभी वैशाली को विदाई के लिए सुहागन की तरह सजा दो। वैशाली की विदाई उस मोहल्ले से सम्मान के साथ हुई। सभी के दिल में हमेशा के लिए एक थी वैशाली बनकर रह गई। इस तरह यह अनोखी एक तरफा प्रेम कहानी का अंत हुआ जिसकी शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ हुई थी। प्यारे साथियों, जीवन हमें कई बार ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एक ओर हमारे अपने सपने और इच्छाएं होती हैं और दूसरी ओर परिवार, कर्तव्य और परिस्थितियों की कठोर सच्चाई। वैशाली की कहानी हमें यही समझाती है कि इंसान का असली कद उसके त्याग और सहनशीलता से मापा जाता है। वैशाली ने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी और भलाई के लिए थे। उसने अपने पिता का साया खोने के बाद भी टूटने के बजाय संघर्ष किया। अपनी बीमार मां के इलाज के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा दी और अंत तक अपने फर्ज को निभाने के लिए समझौता किया। यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसके लिए परिवार की उम्मीदें उसकी अपनी इच्छाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थीं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि औरत केवल परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाली नहीं बल्कि साहस, त्याग और आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति भी है। वैशाली ने दिखा दिया कि प्रेम का अर्थ केवल पाने में नहीं बल्कि छोड़ देने और प्रियजनों की खुशियों को अपने सुख से ऊपर रखने में है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वार्थ रहित हो, जो बंधन में नहीं जकड़े बल्कि आजादी दे और जो अपने प्रियजन की भलाई को अपनी खुशी से भी ज्यादा महत्व दे। यही कारण है कि वैशाली का त्याग और उसका प्रेम अमर हो गया। इस कहानी की सीख यही है, रिश्ते केवल नाम और बंधन से नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वास से निभते हैं। प्रेम का असली अर्थ साथ पाना नहीं बल्कि प्रियजन की खुशी को सर्वोपरि रखना है। त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान है और त्याग में छिपा हुआ प्रेम ही शाश्वत और अमर हो जाता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।